तो 10 सीबीएसई का पेपर साइंस का आज हो चुका है और जो मैथ्स में बच्चों को डर लग रहा था कि हमारा मैथ्स का पेपर ख़राब हो गया, अब साइंस में क्या होगा, तो साइंस के पेपर ने जहाँ तक मुझे लगता है कि बच्चों की टेंशन दूर कर दी होगी कि जो साइंस में मार्क्स कम हो रहे थे वो मैथ्स में मार्क्स कम हो रहे थे वो साइंस कवर करने वाली है। तो साइंस का जो पेपर था वो अगर मैं बात करूँ एक इंटेलिजेंट बच्चे के हिसाब से तो बहुत ईजी पेपर था, लेकिन अगर एवरेज बच्चे की बात करूँ तो उसके हिसाब से मॉडरेट पेपर था। तो ईजी टू मॉडरेट पेपर था, बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं कह सकते इसको। स्कोरिंग पेपर था, जो बच्चे अच्छा पढ़ के गए थे उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर वो करेंगे। और वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ आज के पेपर के सॉल्यूशन की। अभी मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स का सॉल्यूशन डाल रहा हूँ, बाकी बायोलॉजी का सॉल्यूशन मैम बनाएंगी, वो भी आपके सामने थोड़ी देर में वीडियो आ जाएगा। अभी आप इस वीडियो को देखें लास्ट तक और देखें कि आपने कहाँ क्या गलती की है और कमेंट में मुझे बताएं कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं और कहाँ कहाँ आप लोगों ने थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक्स की हैं, वो भी मुझे बताइएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, केमिस्ट्री का ये पोर्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड नॉट बिलोंग्स टू द सेम होमोलोगस सीरीज। तो अगर हम इसमें बात करें होमोलोगस सीरीज क्या होती है बेटा, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस और बेंजीन सबकी होमोलोगस सीरीज होती है। यहाँ पर ये मिथेन है और ये ब्यूटेन है, सेम सीरीज। यहाँ पर ये इथेन है और ये प्रोपेन है, सेम सीरीज। यहाँ पर ये प्रोपेन है और ये पेंटेन है, सेम सीरीज। यहाँ पर ये ब्यूटीन है और ये पेंटेन है, ये दोनों अलग अलग सीरीज से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड हम बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा होता है बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सबने बहुत बार पढ़ा हुआ है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपसे बात करिए कि एक डायग्राम है, आप लोगों ने एक डायग्राम पढ़ा था जहाँ पे जिंक का हम जिंक ग्रैन्यूल और H2SO4 के बीच में रिएक्शन कराते हैं जिससे हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होता है। ये मैंने आपको क्लास में एक एक्सपेरिमेंट से समझाया था। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि H2SO4 की जगह पर आप सेम कॉन्सेंट्रेशन का वहाँ पे एसिटिक एसिड ले लीजिए और बताइए कि हाइड्रोजन गैस कितनी रिलीज होगी। तो यहाँ पर अगर आप एसिटिक एसिड ले लेते हैं तो आप जानते हैं कि एसिटिक एसिड जो एक वीक एसिड है तो ये उतना हाइड्रोजन नहीं देगा जितना H2SO4 देता था, यानी कि यहाँ पर हम बोलेंगे कि द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इन लेसर अमाउंट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। द वॉल्यूम रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज, बहुत बेसिक क्वेश्चन, 2:1 है ना। हाइड्रोजन का वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, तो हाइड्रोजन 2 मोल और ऑक्सीजन 1 मोल लिबरेट होगा। बहुत इजी, सीबीएसई से एक्सपेक्ट नहीं करते ऐसे क्वेश्चंस की। नेक्स्ट है इनको अरेंज करना है कि कौन से सॉल्ट होंगे, किस तरह के सॉल्ट होंगे। तो HCl और NaOH, इसमें आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो HCl NaOH दोनों के दोनों आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं, तो इसका नेचर न्यूट्रल होना चाहिए, बेसिक दे रखा है, गलत है। H2CO3 और NaOH, यहाँ पर NaOH आपका बेसिक है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है तो ये बेसिक होना चाहिए, न्यूट्रल दे रखा है, ये भी गलत है। थर्ड H2SO4 एंड NaOH दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड हैं तो आपका सॉल्ट जो बनना चाहिए वो न्यूट्रल होना चाहिए, ये भी गलत है। और यहाँ पर NaOH स्ट्रॉन्ग है, बेसिक है, बिल्कुल सही जवाब है, इसका आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन, इनमें से कौन एडिशन रिएक्शन नहीं करेगा। एडिशन रिएक्शन कौन शो करते हैं बेटा, एडिशन रिएक्शन शो करते हैं एल्कीन्स एंड एल्काइंस, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो आपको देखना कि यहाँ पे कौन अनसैचुरेटेड नहीं है, तो कौन अनसैचुरेटेड नहीं है, C3H8 प्रोपेन, ये एल्केन है, तो इट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट HCl विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेटल्स विल इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो कि डाइल्यूट HCl के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। तो कॉपर एंड जिंक नहीं करेगा, कॉपर एंड आयरन भी नहीं करेगा, सिल्वर एंड मैग्नीशियम भी नहीं करेगा, सिल्वर लेस रिएक्टिव होता है, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम ये करेगा, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है दोनों ही हाई रिएक्टिव मेटल है। नेक्स्ट है असर्शन एंड रीजन, तो इसमें बोला कि क्विक लाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। क्विक लाइम की अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। इसका रीजन बोला कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि इसका असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें, हाउ इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर ऑब्टेन्ड, हाउ इज द वाइड रेंज ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन टेस्टेड बाय इट। तो लिटमस जो होता है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है और इससे हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसमें आपको सिंपली बताना था कि अगर पीएच जो है वो 7 होगा तो वो न्यूट्रल होगा,
pH जो है वो आपका 7 से कम होगा तो वो एसिडिक होगा, और pH अगर आपका 7 से ज़्यादा होगा तो वो बेसिक होगा। बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या होता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो CaO प्लस CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। दूसरा, सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। सिल्वर ब्रोमाइड को अगर सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो क्या होता है बेटा, ये आपका Ag प्लस Br2 में डिकम्पोज हो जाता है ना। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक चीज़ बतानी थी, लेड इज एडेड टू कॉपर क्लोराइड। अगर आप लेड को मिला देंगे CuCl2 में तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, बनेगा PbCl2 और निकल जाएगा Cu। ये दोनों एग्जाम्पल हैं आपके डिकम्पोजिशन के, ये थर्मल डिकम्पोजिशन, ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फोटोलाइसिस बोल सकते हैं इसको आप, और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कौन सा बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपसे पूछा कि गिव द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत आसान सवाल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CaSO4.12H2O। ठीक है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स प्रिपरेशन। इसको बनाते किससे हैं, जिप्सम से बनाते हैं, CaSO4.2H2O। इसको हीट करेंगे तो 373 केल्विन पे, तो क्या बन जाएगा, CaSO4.12H2O। ठीक है, गिव एनी 2 यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस सबको पता है, टूटी हुई हड्डियाँ जोड़ने में, ब्रोकन बोन्स को जोड़ने में, उसके अलावा स्टैच्यूज बनाने में, खिलौने बनाने में, बहुत सारी जगह यूज होता है। और में इसका क्वेश्चन है कि नेम द एसिड प्रेजेंट इन एंड सिस्टिंग। तो एंड सिस्टिंग में कौन सा एसिड होता है बेटा, फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। मतलब बहुत बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, है ना। गिव रीजन वाई वाइल डाइल्यूटिंग एसिड इट इज रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। क्यों, क्योंकि अगर हम वाटर में एसिड में वाटर मिलाएंगे तो इट इज एन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच कैन कॉज डैमेज टू द स्टूडेंट्स। दैट्स वाई जब हम डाइल्यूट करते हैं तो वाटर में एसिड मिलाते हैं, एसिड वाटर नहीं मिलाते हैं। बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज एंटासिड। तो बेकिंग सोडा क्यों यूज करते हैं बेटा, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है इसको जब हम हीट करते हैं, इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इट गिव्स NaOH प्लस CO2 एंड दिस NaOH न्यूट्रलाइज द एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl फॉर्म्ड इन आवर stomach. Next question is alcohol forms a homologous series with general formula CnH2n plus 1 OH and OH group as functional group. Ethanol is commonly called ethanol and it is used in alcoholic drinks. It is good solvent used in medicines, cough syrups, tonics, etc. अब ये पूछ रहा है कि फोर्थ मेंबर का बताओ नाम होमोलोगस सीरीज के अल्कोहल का। बहुत सिंपल सा है, नेम जो है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों बताना है। CH3 CH2 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 OH that is butanol। कौन है बेटा, butanol। What happens when ethanol is heated with alkaline KMnO4? Write chemical equation। तो अगर आप एथेनॉल को अल्कलाइन KMnO4 के साथ हीट कर दें तो इट ऑक्सीडाइज इट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। किसमें बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड में इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद इथेनोइक एसिड। ये आ गया आपका एस्ट्रिफिकेशन, है ना। C2H5OH प्लस CH3COOH इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 टू गिव CH3COOC2H5 plus H2O. That is esterification. Write the name of this reaction, esterification. Next है what happens when ethanol is heated with excess concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin. That is dehydration. तो अगर आप अल्कोहल को हीट कर दें 443 केल्विन पे तो इट विल गिव CH2 डबल बॉन्ड CH2 बाय रिमूवल ऑफ वाटर। इट इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। आयनिक कंपाउंड्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द आयंस, है ना। ये हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज के अंदर कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ऐसा होता है, स्टैटिक फोर्सेस के कारण ऐसा होता है। ठीक है, सोल्डर एंड अलॉय ऑफ लेड एंड टिन इज यूज्ड इन वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स।
ठीक है। सोल्डरिंग वायर जो होता है, जो वायर्स को सोल्डर करने के काम में आता है, तो वो लेड और टिन का अलॉय होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, तो आसानी से मेल्ट हो जाता है बिना मेटल के मेल्ट हुए, है ना। सोल्डरिंग करते हैं तो सोल्डरिंग में दो मेटल्स को आपस में जोड़ते हैं, तो दो मेटल्स को आपस में जोड़ते हैं तो वहां पर जो जोड़ने के लिए, एक तो ये जो अलॉय होता है बहुत अच्छा एडेसिव होता है, बहुत जल्दी चिपक जाता है। दूसरा, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण इट इज इजिली मेल्टेड एंड अच्छा एडेसिव होने के कारण ये उन पे बहुत जल्दी उनको चिपका देता है। ठीक है। कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम। क्यों? क्योंकि सोडियम और मैग्नीशियम जो होते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ठीक। नेक्स्ट, द रिएक्शन ऑफ कंपाउंड एक्स विद एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स। तो एल्यूमिनियम का किससे रिएक्शन कराएं कि वो एल्यूमिनियम ट्रैक्स को जोड़ने के काम में आता है। ठीक है। तो एल्यूमिनियम ट्रैक्स को जोड़ने के लिए जो है वो आपका क्या काम में आएगा बेटा? एल्यूमिनियम की रिएक्शन करा देंगे किसके साथ? एल्यूमिनियम की रिएक्शन किसके साथ करेंगे? क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं, कहां से आया बीच में ये? यहां तक स्किप करना पड़ेगा अपने को, उसको बीच में जोड़ना पड़ेगा। आइडेंटिफाई, एक काम करना इसमें, इसको पॉज करना थोड़ी देर, यहां से काट देंगे इसको, पॉज वाला बटन दबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम और मैग्नीशियम, क्योंकि सोडियम एंड मैग्नीशियम जो है दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड देयर ऑक्साइड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। द रिएक्शन ऑफ कंपाउंड एक्स विद एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स। तो रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने में कौन सा कंपाउंड एल्यूमिनियम पाउडर के साथ यूज में आता है? दैट इज Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स, बता दिया Fe2O3। नेम द रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। क्या नाम बेटा इसका? एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, या सिंपली इट इज नोन एज थर्माइट प्रोसेस। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप लिख लें, एल्यूमिनियम प्लस Fe2O3 गिव्स राइज टू Al2O3 प्लस 2Fe। ठीक है। चेक करते जाएं बेटा कि आपने क्या लिखा है और मैं क्या बता रहा हूं। नेक्स्ट, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन व्हेन अ मिक्सचर ऑफ Cu2 and Cu2s is heated. Cu2O and Cu2s is heated to give sulfur dioxide plus 6Cu. ZnS heated in the presence of oxygen. ZnS को अगर हीट करेंगे तो ZnS plus O2 gives rise to Zn plus sulfur dioxide. ठीक है। नेक्स्ट है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। द वायर्स कैरिंग करंट इन होम हैव अ कोटिंग ऑफ पीवीसी। आपने देखा होगा आपके घर में जो तार आते हैं, तारों में ऊपर पीवीसी की कोटिंग होती है। क्यों होती है बेटा? क्योंकि बहुत अच्छे इंसुलेटर हैं और ये करंट के लीकेज को रोकते हैं, करंट लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है। टू मेक हॉट वाटर टैंक्स कॉपर इज यूज्ड एंड नॉट स्टील। ठीक है। हॉट वाटर टैंक्स बनाने के लिए कॉपर का यूज किया जाता है, स्टील का नहीं, क्योंकि स्टील में आयरन होता है विच कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, विच कैन बी ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है। मेरे जो आंसर्स हैं इनके कुछ और भी मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई मैं जो आपको बता रहा हूँ आप कुछ और लिख के आए तो हो सकता है वो गलत हो। जैसे ये जो क्वेश्चन है हमने बोला तो इसमें ये भी आ सकता है कि कॉपर इज बेटर कंडक्टर देन स्टील, है ना, बेटर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है। स्टील जो है उसके कंपेरिजन में कॉपर की लाइफ ज़्यादा होती है, तो मल्टीपल आंसर्स कैन बी करेक्ट, है ना। आई एम एक्सप्लेनिंग द मोस्ट करेक्ट आंसर टू यू। तो अगर आप कोई और आंसर लिख के आए तो डिमोरलाइज ना हो। आपको अगर लगता है कि नहीं आपका आंसर भी सही है तो आप एक बार कमेंट में लिख दें, मैं आपको बता दूंगा आपका आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है। शो द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड CaO, Ca and O. Ca will lose 2 electrons, Ca plus 2, O minus 2, finally CaO. बहुत easy. Next question. To restore clear vision persons whose size of the eyeball has reduced, which type of lens is suggested? ये तो बहुत सिंपल सा है, कन्वर्जिंग लेंस सजेस्ट किए जाते हैं। जिन्होंने आई डिफेक्ट्स अच्छे से पढ़े हैं वो देखते ही बता देंगे इसको। रेज फ्रॉम द सन कन्वर्ज एज अ पॉइंट 25 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कॉन्वेक्स लेंस, द डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस टू गेट अ वर्चुअल इमेज। अब आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसमें वर्चुअल इमेज एक ही केस में बनती है। कब बनती है बेटा? जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हो, तभी वर्चुअल इमेज बनती है। अब यहां पर ही बोल रहा है कि सन से जो लाइट आ रही है वो 0.25 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज हो रही है। इसका मतलब कि सन से जो लाइट आती है वो तो पैरेलल होती है,
और जो पैरेलल लाइट्स होती है वो कहाँ पर जाके फोकस होती है, फोकल लेंथ पे। इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, तो ये 25 और 25 से कम इसका आंसर आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन जहाँ 25 से कम आ रहा है, ऑप्शन ए, दैट इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखें, असर्शन रीजन है। यहाँ पर ये असर्शन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 32 में कि द नीडल ऑफ अ मैग्नेट कंपास कैप्ट इन स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑन द अर्थ। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और जहाँ तक मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आए होंगे, इसको थोड़ा सा गौर से समझिएगा। ये बोल रहा है कि जो आपका मैग्नेटिक नीडल होती है ना, जो अपन मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करने के काम में लेते हैं, तो ये बोल रहा है कि उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखने पर अर्थ के नॉर्थ साउथ में अलाइन हो जाता है। गलत है, ये असर्शन गलत है ना। अगर आपने एक्सटर्नल फील्ड लगा रखा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इट विल अलाइन इटसेल्फ किसके अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, नॉट अकॉर्डिंग टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अकॉर्डिंग टू द अर्थ नॉर्थ साउथ, है ना। तो ये असर्शन बिल्कुल गलत है। इसका रीजन देखें तो बिहेवियर ऑफ द नीडल ऑफ अ कंपास इज सेम एज दैट ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। रीजन बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन में असर्शन रॉन्ग है, रीजन सही है। ठीक है, आपका आंसर चेक कीजिए, बताइएगा मुझे। नेक्स्ट देखें, आपको 4 मटेरियल मीडियम दे रखे हैं, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और आपसे पूछा है कुछ क्वेश्चंस। पहला, डिफाइन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्पीड ऑफ लाइट in vacuum, speed of light in vacuum, speed of light in vacuum and the ratio of speed of light in any medium। ठीक है, जब हम वैक्यूम के रेस्पेक्ट में किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 अलग अलग मीडियम दिए हुए हैं और उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं। सबसे ज्यादा किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? डी का, और सबसे कम किसका है? सी का। अब ये बोल रहा है कि इनको अरेंज करो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट थ्रू देम। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उसकी स्पीड उतनी कम होगी। तो सबसे पहले कौन आएगा? डी। डी से ज्यादा कौन आएगा? ए से ज्यादा कौन आएगा? बी, और बी से ज्यादा कौन आएगा? सी। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द चेंज इन कर्वेचर ऑफ द आई लेंस हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ सीइंग द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। अगर हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो हमारी जो आई बॉल है वो छोटी हो जाती है ना। तो आई बॉल जो है उससे क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होने से जो इमेज रेटिना के पीछे बन रही थी वो इमेज वापस कहाँ बन जाती है? रेटिना पर बन जाती है। सिंपल सा। स्टेट द रेंज ऑफ द पावर ऑफ अकोमोडेशन 25 टू इन्फिनिटी। 25 टू इन्फिनिटी। मिनिमम डिस्टेंस की विजन कितनी है? 25 सेंटीमीटर, मैक्सिमम इन्फिनिटी। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द करेक्शन ऑफ आई डिफेक्ट ऑफ एन ओल्ड मैन हु कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट प्लेस क्लोजर देन 1 मीटर फ्रॉम हिज आई। यानी कि ये हाइपरमेट्रोपिया को है। हाइपरमेट्रोपिया के लिए क्या डायग्राम बनता है बेटा? हाइपरमेट्रोपिया के लिए जो आई लेंस है वो रेटिना के पीछे इमेज बनाता है ना। इसको कवर करने के लिए क्या करते हैं? इसको कवर करने के लिए हम एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बेटा? कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा कि ये जो इमेज है उसको वापस रेटिना पे लेके आएगा। ये आपको डिफेक्टेड आई और आई करेक्शन दोनों के डायग्राम बनाने थे इसमें। ठीक। नेक्स्ट इज व्हाई डजन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम डिम व्हेन इलेक्ट्रिक हीटर इन पैरेलल सर्किट इज स्विच्ड ऑन। ठीक है, कभी कभी घर में आपने देखा होगा कि हम कोई भी ज़्यादा पावर वाला अगर कोई भी डिवाइस चालू करते हैं तो घर के जो बल्ब जल रहे हैं उनकी रोशनी थोड़ा सा डिम हो जाती है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है उनका हाई रेजिस्टेंस और उनका हाई पावर कंजप्शन। ठीक है, जिसके कारण जो बल्ब के अंदर करंट जा रहा है, जो बल्ब की पावर है वो थोड़ा सा कम हो जाती है। ठीक है। हाउ टू कनेक्ट 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 8 ओम सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 12 ओम। 8 ओम के 3 रेजिस्टेंस है, इनको कैसे कनेक्ट करें कि क्या हो बेटा? कि इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो आपका कितना है? ये आपका है कितना बेटा? ये देखो, इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका 12 आएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा बेटा? 12 आएगा। जो बच्चे डायग्राम बना के आए हैं अच्छे से और
फिर उसको न्यूमेरिकली सॉल्व किया है तो दे विल गेट 100% मार्क्स डेफिनेटली। 8 ओम 8 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन है 1/8 + 1/8 कितना आ जाएगा एलसीएम 8 ऊपर 2 आर कितना आ जाएगा 8/2 कितना आ जाएगा 4 ओम 4 ओम + 8 ओम 12 ओम सिंपल। ठीक है, तो इसको मिक्स कॉम्बिनेशन में अरेंज करना था, 2 पैरेलल और एक सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। यूज लेंस फॉर्मेट डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो आपको क्या क्या गिवन है बेटा, आपको गिवन है u 30 सेंटीमीटर -30 लेंगे u में, कॉन्वेक्स लेंस है, ध्यान रखिएगा फोकल लेंथ कितनी है बेटा, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और यूज लेंस फॉर्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इमेज, व्हाट विल बी द साइज ऑफ द इमेज। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ठीक है, न्यूमेरिकली आपने सॉल्व कर लिया होगा, आपको फॉर्मूला पता है 1/v - 1/u = 1/f। और वैसे भी अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ 30 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी 30 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है। और आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर सेंटर कर्वेचर पर रखा है तो सेम पोजिशन पे इमेज बनती है और सेम साइज की बनती है। यानी इसमें v भी आपका 30 आएगा, लेकिन माइनस में आना चाहिए, अगर प्लस मारा तो आपका आंसर गलत है। ठीक है, और हाइट जो आएगी इसमें, साइज जो आएगा वो सेम एज द ऑब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट, ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म एंड मार्क एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन। तो प्रिज्म आप लोगों ने देखा हुआ है, प्रिज्म में से जब लाइट पास होती है तो ये स्प्लिट हो जाता है, कितने कलर्स में, 7 कलर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका, एक तो आपको बताना है क्या, मार्क एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसकी बात अगर हम करें तो इसमें क्या होता है बेटा, एक एमर्जेंट रे होती है और एक रिफ्रैक्टेड रे होती है। इसको थोड़ा मुझे क्लीन करना पड़ेगा ना, एक एमर्जेंट रे होती है और एक रिफ्रैक्टेड रे होती है। एक मिनट कोई एक रे बना के हम इसको देख लेते हैं कि मान लो कि रे आई यहाँ से आई, ये गई, ठीक है, और यहाँ से ट्रेवल करने के बाद में ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई और ये यहाँ से गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका नॉर्मल हो गया, इस नॉर्मल और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, और ये जो रे आ रही थी, ठीक है, आप इसको यू लिया है, भले यू लिया है, ठीक है, ये जो रे आ रही थी ये, और ये जो रे डेविएट हुई अपने पाथ से, ठीक है, इसको थोड़ा सा यू लेना पड़ेगा आपको, यूँ, ये जो आ रही है और यहाँ जो अपने पाथ से डेविएट हो रही है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ये, इसको बोलता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपसे पूछे थे। आगे पूछ रहा है कि व्हेन द पाथ ऑफ अ लाइट रे रिफ्रैक्टेड थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज रिवर्स्ड, देन हाउ विल द एंगल ऑफ डेविएशन चेंज। एंगल ऑफ डेविएशन नेवर चेंजेस, है ना। अगर आप पाथ को रिवर्स कर दोगे तो लाइट सेम पाथ को फॉलो करेगी, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो एंगल है वो सेम रहेगा। ठीक, नेक्स्ट 3 स्टूडेंट हैं, आयशा, श्वेता एंड स्मृति। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया टू अंडरस्टैंड द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। ईच वन ऑफ देम completed electric circuit with the help of a cell, ammeter and a plug, key and wire. ठीक है, श्वेता put nichrome wire of length L in the circuit and after plugging the key noted current in the ammeter. Aisha put nichrome wire of same thickness but twice the length, that is 2L in the circuit, and after plugging the key noted current in the ammeter. Samruddhi took copper wire of length L and same thickness in the circuit and after plugging the की नोटेड करंट इन द अमीटर। ये एक आपका केस स्टडी का क्वेश्चन है। आगे ये पूछ रहा है कि इफ द अमीटर रीडिंग इज x एम्पियर विथ नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ L, देन व्हाट विल बी द अमीटर रीडिंग इफ द लेंथ ऑफ नाइक्रोम वायर इज डबल्ड विद द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर आपका लेंथ डबल कर दिया गया है तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा, रेजिस्टेंस भी डबल होगा तो करंट हाफ हो जाएगा, यानी कि जो आपका करंट है वो हो जाएगा x/2 इन द फर्स्ट केस।
Second, what happens to the ammeter reading if the area of cross section of nichrome wire is doubled and keeping the length of wire L same? अब यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दिया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दिया तो क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल होने पे करंट की वैल्यू भी डबल हो जाती है ना, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. थर्ड, डिफाइन रेसिस्टिविटी, राइट इज एसआई यूनिट. रेसिस्टिविटी क्या होती है बेटा, रेसिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर. इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर. ठीक है, अच्छा अलॉय और मेटल में से किसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी, तो अलॉय और मेटल में से अलॉय की रेसिस्टिविटी जो है मेटल के रेस्पेक्ट में ज्यादा होती है. गिव रीजन, 2 क्वेश्चन है, उनका रीजन बताना है. पहला है आपके पास कि टंगस्टन इज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स. इलेक्ट्रिक लैंप बनाने में टंगस्टन का यूज क्यों करते हैं, बिकॉज टंगस्टन हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, लगभग 3400 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है. कंडक्टर्स ऑफ ब्रेड टोस्टर आर मेड ऑफ ऑफ एन अलॉय इधर देन ऑफ प्योर मेटल, क्योंकि अलॉयज का रेजिस्टेंस जो है वो प्योर मेटल से हाई होता है, पहली बात. और दूसरी बात, प्योर मेटल्स का ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी हो जाता है, जिससे कि वो फूड को कंटेमिनेट कर सकते हैं और वो जल्दी खराब भी हो सकते हैं, इसलिए हम प्योर मेटल का यूज़ नहीं करते हैं. सबसे मेन रीज़न जो होगा इसका वो रेजिस्टेंस ही होगा कि इनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट एनी 2 फीचर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट यूज इन द हाउसेज ऑफ इंडिया. तो पहली बात तो ये एसी करंट होता है, और दूसरी बात कि ये जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है और जिसका पोटेंशियल 220 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट होता है. ठीक है. सेकंड, राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिव करंट. डायरेक्ट करंट जो होता है इसकी डायरेक्शन और वैल्यू में टाइम के साथ चेंज नहीं आता है, जबकि अल्टरनेटिव करंट जो है इसकी डायरेक्शन और वैल्यू टाइम के साथ साथ चेंज होती है. और डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं ना, तो सेकंड डिफरेंस ये हो जाएगा कि अल्टरनेटिव करंट जो होता है ये आपका हमारे घरों में यूज आता है, हमारे घर में जो करंट आ रहा है वो अल्टरनेटिव करंट यूज में आ रहा है, और डीसी जो है ये बैटरीज के अंदर सेल्स में इनमें प्रोड्यूस होता है. हाउ विल यू आइडेंटिफाई लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इन ए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट. तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पहला हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय कलर. इंडिया में लाइव वायर जो होता है जनरली रेड कलर का होता है, और जो न्यूट्रल वायर होता है वो या तो ब्लू कलर का होता है या ब्लैक कलर का होता है. ठीक है, एक तो ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं. दूसरा हम है ना एक टेस्टर लेकर के उसको चेक कर सकते हैं कि टेस्टर लेकर के दोनों वायर को टच करें, जिसके पास ले जाने पे टेस्टर जो ग्लो करने लगे वो लाइव वायर है, और जिसमें ग्लो नहीं कर रहा है वो न्यूट्रल वायर है. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाई इज फ्यूज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन अवर इलेक्ट्रिक सर्किट्स. क्योंकि फ्यूज जो होता है वो घर में कभी भी ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट होने की कंडीशन में अपने सर्किट्स को डैमेज होने से बचाता है. दैट्स व्हाई फ्यूज एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग में क्या डिफरेंस है. ओवरलोडिंग क्या होती है बेटा, ओवरलोडिंग होती है जब हम किसी सर्किट में ज़्यादा पावर के इक्विपमेंट्स को कम वोल्टेज से अगर कनेक्ट कर दें तो उससे ओवरलोडिंग हो जाती है ना. जैसे हमने गीज़र भी कनेक्ट कर दिया, हमने जो है एसी भी कनेक्ट कर दिया, हमने जो है ज़्यादा पावर के इक्विपमेंट जो है एक ही सर्किट में अगर कनेक्ट कर दिए तो दैट कॉजेज ओवरलोडिंग. जबकि शॉर्ट सर्किट जो होता है ये लाइव वायर और फेज वायर दोनों के आपस में टच होने से किसी भी तरीके से मान लो कहीं पे वायर जो है वो रप्चर हो गया है, उसकी जो लेयर है वो हट गई है, वायर आपस में कनेक्ट हो गए किसी तरीके से, तो उसके कारण जो आग लगती है उसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं. ठीक है. अच्छा, गिविंग रीजन, एक्सप्लेन व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल्स आर यूज्ड इन फ्यूज वायर. तो फ्यूज वायर जो है इसमें क्या यूज करता है बेटा, इसमें अलॉयज यूज करते हैं, लेड और निकल के नॉर्मली, है ना. और अलॉयज ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अलॉयज जो होते हैं उनका जिस तरह के अलॉयज यहाँ पे यूज करते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है. तो थोड़ा सा भी अगर ओवरलोडिंग हुई या शॉर्ट सर्किट हुआ तो क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएंगे गर्म होकर के और आग पकड़ लेंगे. साथ ही इनका रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है बाकी अलॉयज की तरह. ठीक है. तो ये हमारा जो है कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है किसका बेटा, फिजिक्स और केमिस्ट्री के पोर्शन का, और शायद आधा घंटा लगा होगा इसमें या उससे भी कम टाइम लगा होगा. तो पेपर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, आप लोगों ने देखा होगा. जो भी आपने गलतियां की हैं एक बार बताइएगा जरूर कमेंट में कि आपने क्या गलतियां की हैं और कितना स्कोर आपका आ रहा है
और किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा हो कि नहीं सर आपने कुछ और बताया है, मेरा आंसर कुछ और आया है, तो उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, आप बस एक कमेंट कर दीजिएगा। और बाकी जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ या थोड़ा बहुत ख़राब हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, टेंशन लेने का, मस्त रहने का। ये मार्क्स केवल एक नंबर हैं, ये आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करते हैं। इस बात को बिल्कुल भी आप टेंशन लेके मत बैठिएगा कि हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं। छोटा सा नंबर है, लाइफ में बहुत कुछ आगे अचीव करने के लिए है। आगे बढ़ते रहिए और पुरानी बातों को भूल जाइए। ऑल द बेस्ट।